नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने हमें ये समझने में मदद की कि आखिर जानवर जहाँ रहते हैं वहीं क्यों रहते हैं। ये कहानी है आल्फ्रेड रसल वॉलेस की, एक ऐसे खोजकर्ता की जिसने कुदरत के सबसे बड़े राजों में से एक पर से पर्दा उठाया। कभी सोचा है कि कंगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों छलकूद करते हैं, या फिर बाघ सिर्फ एशिया के घने जंगलों में ही क्यों दहाड़ते हैं? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा है, और इसी कारण की खोज ने जीव विज्ञान की एक पूरी की पूरी नई शाखा को जन्म दिया। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं एल्फ्रेड रसल वॉलेस। देखिए, चार्ल्स डार्विन का नाम तो ज्यादातर लोगों ने सुना है, पर बहुत कम लोग वॉलेस को जानते हैं। वो इंसान जो ठीक उसी वक्त उसी विकासवाद के सिद्धांत तक पहुंचे थे। कह सकते हैं कि वॉलेस विज्ञान के एक गुमनाम हीरो हैं। वॉलेस की जिंदगी जुनून और हिम्मत की एक मिसाल है। उनका जन्म 1823 में हुआ और प्रकृति से उनका प्यार उन्हें खींचकर अमेज़न के जंगलों तक ले गया। पर जरा सोचिए, 4 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद लौटते हुए उनके जहाज में आग लग गई और उनके सारे के सारे नमूने समंदर में खो गए। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन वॉलेस नहीं। उन्होंने एक और भी बड़ी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, इस बार मलय द्वीप समूह के लिए। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। साल था 1858। वॉलेस मलेरिया की तेज बुखार में तप रहे थे कि तभी उनके दिमाग में बिजली की तरह एक आइडिया कौन था? प्राकृतिक चयन, यानी नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने फौरन अपने विचार लिखे और उन्हें एक ऐसे वैज्ञानिक के पास भेज दिया जिनका वो बहुत सम्मान करते थे, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ये देखकर हैरान रह गए कि वॉलेस ने ठीक उसी सिद्धांत को खोज निकाला था जिस पर वो खुद पिछले 20 सालों से काम कर रहे थे। लेकिन वॉलेस सिर्फ सोचने वाले थिंकर नहीं थे, वो एक असली फील्ड बायोलॉजिस्ट थे। उनकी जो मलय द्वीप समूह की यात्रा थी वो जीव विज्ञान के इतिहास के सबसे जरूरी अभियानों में से एक मानी जाती है। यहीं पर इसी यात्रा के दौरान उनके सबसे क्रांतिकारी विचार पनपे। इस यात्रा का जो स्केल था वो सच में हैरान करने वाला है। पूरे 8 साल, 14,000 मील का सफर और दर्जनों अलग अलग द्वीपों का दौरा। ये कोई छोटी मोटी छुट्टी नहीं थी, ये विज्ञान के लिए एक पूरा समर्पण था। उन्होंने अपनी इस यात्रा और खोजों पर एक बहुत मशहूर किताब भी लिखी जिसका नाम था द मलय आर्किपेलागो। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,25,660। ये वो संख्या है जितने जानवरों के सैंपल उन्होंने अपनी यात्रा में इकट्ठा किए थे। कल्पना करके देखिए, और इसमें से भी 83,000 से ज्यादा तो सिर्फ भृंग यानी बीटल्स थे। मतलब ये डेटा का एक बहुत बड़ा खजाना था। अपनी यात्रा के दौरान ही वॉलेस ने एक अजीब सी पहेली देखी, कुछ ऐसा जो नक्शों पर तो नहीं था लेकिन प्रकृति में साफ साफ दिखाई दे रहा था। एक रहस्यमयी अनदेखी रेखा जो जानवरों की दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रही थी। ये सब तब शुरू हुआ जब वो बाली से लोम्बोक द्वीप गए। ये दोनों द्वीप एक दूसरे के बहुत पास हैं, मुश्किल से 22 मील का फासला होगा। लेकिन वॉलेस ने पाया कि यहाँ जानवरों की दुनिया तो पूरी तरह से अलग थलग थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक महाद्वीप से सीधे दूसरे महाद्वीप पर आ गए हों। ये फर्क सच में चौंकाने वाला था। बाली में कठफोड़वा और बारबेट्स जैसे एशियाई पक्षी थे, लेकिन बस कुछ ही मील दूर लोम्बोक में आपको कॉकटू और हनी ईटर्स मिलते हैं जो असल में ऑस्ट्रेलिया के पक्षी हैं। मतलब पश्चिम में एशियाई जानवर थे तो पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई। तब वॉलेस को एहसास हुआ कि ये जो लाइन है ये एक बहुत गहरे समंदर की खाई के ठीक ऊपर है। ये खाई असल में एशिया और ऑस्ट्रेलिया की टेक्टोनिक प्लेट्स का मीटिंग पॉइंट है। ये इतनी गहरी थी कि आइस एज के दौरान भी जब समंदर का लेवल काफी नीचे था तब भी ये एक रुकावट बनी रही। जमीन पर रहने वाले ज्यादातर जानवर इसे कभी पार ही नहीं कर पाए। ये एक अदृश्य बायोलॉजिकल बॉर्डर था जिसे आज हम सब वॉलेस रेखा के नाम से जानते हैं। और इसी एक खोज ने वॉलेस को एक और भी बड़े आइडिया की तरफ धकेल दिया। अगर एक छोटी सी जगह पर ऐसी लाइन हो सकती है तो क्या पूरी दुनिया को भी इसी तरह से बांटा जा सकता है? बस यहीं से जंतु भूगोल यानी जू ज्योग्राफी का जन्म हुआ। उनका विचार था तो बड़ा सिंपल, पर था एकदम क्रांतिकारी, कि पूरी धरती को ऐसे हिस्सों में बांटा जा सकता है जहां रहने वाले जानवरों के समूह का विकास एक जैसे माहौल में हुआ हो। बात सिर्फ ये नहीं थी कि जानवर कहाँ हैं, बल्कि ये थी कि वो वहां क्यों हैं और वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो 1876 में उन्होंने दुनिया को इन 6 खास हिस्सों में बांटा, पैलियार्कटिक, नियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल वगैरह वगैरह। ये सिस्टम आज भी थोड़े बहुत बदलावों के साथ बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इसने हमें धरती पर जीवन के बंटवारे को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क दे दिया। वॉलेस सच में अपने समय से बहुत आगे की सोचते थे। उन्होंने सिर्फ जीवन के बंटवारे को ही नहीं समझा बल्कि जानवरों के विलुप्त होने पर भी चिंता जताई। 1876 में उन्होंने लिखा था कि हम एक जैविक रूप से गरीब दुनिया में जी रहे हैं। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बहुत शुरुआती आवाज थी।
तो एल्फ्रेड रसेल वॉलिस ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण है, भले ही उनका नाम डार्विन जितना मशहूर न हो पाया हो। अगर संक्षेप में देखें तो वॉलिस ने हमें क्या क्या दिया? वो विकासवाद के सह खोजकर्ता थे। उन्होंने जंतु भूगोल की नींव रखी। उनकी बताई वॉलिस रेखा आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली और प्रेरणा है। और वो पर्यावरण को बचाने की वकालत करने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। उनका काम आज भी बायोलॉजी और कंजर्वेशन के लिए उतना ही जरूरी है। आखिर में वॉलिस की कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। अगर उन्होंने एक ऐसी अनदेखी लाइन खोज निकाली जो दुनिया को बांटती है, तो सोचिए प्रकृति में और ऐसे कितने गहरे पैटर्न और छिपे हुए रहस्य होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।